The G20 foreign ministers meeting fractured East-West relations over the conflict in Ukraine. The G20, a forum of 20 leading economies. But there is Western blackmail even threat as far as the G20 summit is concerned. अभी पिछले हफ्ते इंडिया के अंदर G20 समिट हुई, जिसके अंदर दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज इकट्ठी हुई दुनिया के काफ़ी मसाइल को डिस्कस करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो समिट एंड हुई तो कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने नहीं आई और बहुत सारी बातों के अंदर डिसएग्रीमेंट सामने आया और इवन बहुत सारी जो कंसर्न्स हैं वो रीइंफोर्स हुए। शिखर गुप्ता जो कि इंडिया के बहुत मशहूर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक फुल फ्लैश डिप्लोमेसी हैज़ ब्रोकन आउट। इससे मुराद यही है कि कंप्लीट डिप्लोमेसी की जो एज है वो ख़त्म हो गई है और G20 कंट्रीज़ के दरमियान एक बड़ी रीच क्रिएट हो गई है, जो कि फिल होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ऐसी मीटिंग जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा रीइंफोर्स कर रही हैं। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये G20 है क्या, आखिर G20 काम कैसे करता है और G20 के अंदर ये जो फर्ज पैदा हुआ है ये क्यों पैदा हुआ है और इसका एंड पॉइंट क्या होगा। और वीडियो के आखिर में हम इंडिया के अंदर होने वाले G20 समिट का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर हम G20 को देखते हैं तो ये पूरी दुनिया की जो 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनकी एक इनफॉर्मल समिट होती है, जो कि हर साल होती है और इसका हर साल सेक्रेटरीट एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करता है और इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीज नहीं है। G20 इस वक्त दुनिया की 230 आबादी के ऊपर मौजूद है। तकरीबन 70 से 75% GDP जो है दुनिया की वो G20 कंट्रीज़ के पास है। इसके अलावा ट्रेड का 80% हिस्सा जो है वो G20 कंट्रीज़ के पास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि G20 जो है वो दुनिया को कंट्रोल करती है, ऊपर दुनिया के चलाने वाले लोगों के एक ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस मज़ीद आप तक पहुँचे। सो अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हो तो हमें नज़र आता है कि 1990s के अंदर काफ़ी सारी जगह पर ग्लोबल रिसेशन नज़र आ रहा था। मिसाल के तौर पर एशिया के अंदर 1997 के अंदर रिसेशन नज़र आया, 1998 के अंदर रशिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन नज़र आया। तो ऑलरेडी G7 ग्रुप प्लस रशिया उस वक्त मौजूद था। तो उन्होंने कोशिश की कि हम इस तरह ग्लोबल रिसेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और ग्लोबल इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए हमें G7 को वाइडन करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बजाय एक या दो कंट्री इंक्लूड करने के उन्होंने G20 समिट का ऐलान किया। सो इस तरह G20 जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ और एक डेवलप कंट्रीज़ के साथ मिला हुआ एक ग्रुप है। एक बहुत मशहूर कोटेशन इसको इस तरह कहता है कि G7 इज़ सनसेट, G20 इज़ सनराइज़। मतलब G20 के अंदर वो तमाम इकॉनमीज़ मौजूद हैं जो राइज़ हो रही हैं और G7 आज के दिन में बहुत नीचे जा रहा है, जिस तरह अगर हम 20 साल की हिस्ट्री देखते हैं। अब हम अगर G20 की सेटिंग देखते हैं तो ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है। जिस तरह UN है तो ना ही ये कोई लॉ बना सकता है, ना ही कोई ट्रीटी वगैरह जो है वो इन्फोर्स कर सकता है। ये एक फोरम है जिसके अंदर तमाम कंट्रीज़ के आमतौर पर फॉरेन मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो साल में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं। लेकिन काफ़ी दफ़ा पर ग्रुप प्रेसिडेंट्स वगैरह जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो इकट्ठे होते हैं साल में एक दफ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं और काफ़ी जगह पर हमें बायलैटरल ट्रीटीज़ और मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ भी साइन होती नज़र आती हैं। लेकिन ये इटसेल्फ अपने अंदर कोई एक इदारा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए ना ही इसका कोई सेक्रेटेरिएट है और ना ही ये कोई लॉ वगैरह या इसके कोई एग्जीक्यूशन वगैरह की कोई बात या कोई एजेंसी है। G20 का एजेंडा ट्रॉइका कंट्रोल करता है। ट्रॉइका से मुराद जिसके पास इस वक्त की प्रेसिडेंसी है और जिसके पास अगली प्रेसिडेंसी होगी और जिसके पास प्रीवियस जो है वो प्रेसिडेंसी मौजूद थी। मिसाल के तौर पर आज के दिन का जो ट्रॉइका है, आपकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, इससे पिछली इंडोनेशिया के पास थी और अब आगे ब्राज़ील के पास जाएगी। तो ये तीन कंट्रीज़ ने मिलकर 2023 का G20 का जो एजेंडा था वो डिसाइड किया था और उसको कंट्रोल किया था। G20 इनिशियली तो फाइनेंशियल मिनिस्टर और गवर्नर्स ऑफ स्टेट बैंक्स का ही एक ग्रुप रहा है, लेकिन 2008 और 2009 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसके अंदर हेड ऑफ स्टेट भी शामिल होना शुरू हो गए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह G20 जो है वो अपनी रेलेवेंसी खो चुका है। अगर हम इस समिट की बात करें जो कि इंडिया के अंदर हो रहा है तो इसके अंदर जो मेन प्रोजेक्शन था, जो इंडिया कराना चाह रहा था, वो ये था कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ हैं और तमाम वो एजेंडाज, तमाम वो इशूज़ जैसा कि इन्फ्लेशन का इशू है, जिस तरह फूड सिक्योरिटी का इशू है और जिस तरह वुमेन राइट्स, ग्रीन एनर्जी और ये तमाम इशूज़ जो हैं वो इस वक्त दुनिया को नज़र आए। तो ये तमाम इशू जो है वो G20 के अंदर डिस्कस होने थे। लेकिन जैसे G20 समिट स्टार्ट हुई है तो वैसे ही यूक्रेन रशिया ने इन तमाम चीज़ों को एक तरह से ओवरशैडो किया है और USA ने आगे कंट्रोल करने की कोशिश किया। USA, चाइना और जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ थे उन्होंने एक दूसरे को बैश करने की कोशिश की है और जितने भी बाकी मेन इश्यूज़ हैं उनको साइड पर रखने की कोशिश की। जैसे समिट स्टार्ट हुई थी तो मोदी इसको इस्तेमाल करना चाहता था, एक तो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो कि 2024 में आनी थी, तो अपने आप को एक तरह से लीडर के तौर पर साबित करना चाहता था कि मैं एक ग्लोबल लीडर हूँ और इस चीज़ को वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता था, जो कि इस G20 के इख्तिताम तक काफ़ी हद तक फेल हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक और चीज़ भी सामने रखी गई थी कि इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल डिप्लोमेट की सूरत में सामने रखना चाहता था कि जो इश्यूज़ को हल करे और एक ग्लोबल कम्युनिक मतलब कि एंड के अंदर जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो आए और उसके अंदर तमाम कंसेंसस जनरेट हो। इसके लिए इस समिट के आगाज़ से पहले भी मोदी ने कहा था कि हम उस मसाइल को सामने ना रखें जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो मसाइल सामने रखें जो हम सॉल्व कर सकते हैं।
इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी यही बात की थी कि हम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही समिट स्टार्ट होती है वैसे ही कोशिश की जाती है वेस्ट की तरफ से कि वो किसी तरह से सेंक्शन लगाने की बात करें रशिया के ऊपर, और दूसरी तरफ से चाइना और रशिया का एक जॉइंट ब्लॉक नज़र आता है जो किसी से डिफेंड करता है। और एंड पे जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी इसलिए जो है वो सामने नहीं आते कि इन दो कंट्रीज़ ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट किया। इस समिट में जो काबिल तारीफ चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि पहली दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्जी लॉरोव और एंथनी ब्लिंकन स्टेट सेक्रेटरी ऑफ यूएसए जो है वो मिलते हैं, लेकिन कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती है। इवन के जो कंसर्न्स थे एक दूसरे को हेल्प आउट करने के वो मज़ीद इंक्रीज़ होते हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने रसानी डायलॉग के अंदर बैठ के G20 को बैश करते हुए कहा था कि इराक वॉर आई लेकिन वो डिस्कस नहीं हुई, फिर इसके अलावा अफगानिस्तान वॉर आई वो G20 के अंदर डिस्कस नहीं हुई, और G20 की जो समिट है वो कम्प्लीटली तौर पर इकनॉमिक मकसद के लिए बनाई गई है, ना कि किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए बनाई गई है। तो जैसे ही रशियन इशू सामने आया तो उन्होंने उठा के रशिया को डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो इस बात वो ये साबित करना चाहते थे कि किस तरह वेस्ट जो है वो हर एजेंडा को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि G20 समिट को पोलिटिसाइज़ किया जा सके। दूसरी तरफ से अगर हम उनका पर्सपेक्टिव भी देखते हैं तो वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड नज़र आ जाता है, क्योंकि जो बाइडेन के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर हम कुछ दिन पहले देखते हैं कि उन्होंने बैलून को गिराने के लिए अपने फाइटर तैयारे जो है वो इस्तेमाल किए, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, और बैलून $5 या $6 से ज़्यादा महंगा नहीं था। इससे आप लगा लें कि कितना प्रेशर जो बाइडेन के ऊपर है। तो इस प्रेशर को जो है वो फॉलो अप करने के लिए इस वक्त हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए G20 समिट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बाकी इश्यूज़ देखते हैं तो इस वक्त दुनिया की 20 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, लेकिन जो बाकी 170 कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो इससे एक बड़ा लेजिटिमेसी क्राइसिस पैदा होता है G20 के ऊपर कि आखिर ये 20 कंट्रीज़ ही पूरी ग्लोबल इकॉनमी को क्यों कंट्रोल करें। और एट द एंड ऑफ द डे भी ये बात सामने आती है कि G20 नॉर्मली एक कॉर्पोरेटिज्म वर्ल्ड को कंट्रोल करते नज़र आती हैं, यानी कॉर्पोरेट को जो है वो सपोर्ट करते नज़र आती हैं। इसके अंदर चाइना के अलावा जितनी भी हमें कंट्रीज नज़र आती हैं वो प्योरली कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है। तो इसलिए एक ये इल्ज़ाम भी इसके ऊपर लगाया जाता है कि ये हाईली कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। फिर उसके अलावा बहुत सी राइजिंग कंट्रीज जैसे नाइजीरिया है जिसकी आबादी इस वक्त काफ़ी सारी कंट्रीज़ लाइक कनाडा से ज़्यादा है, लेकिन वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान है, वो इस वक्त जिसकी आबादी दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, लेकिन वो भी G20 का हिस्सा नहीं है। फिर उसके अलावा जो एक और बुरी चीज़ नज़र आती है कि G20 के अंदर कोई बाइंडिंग पावर्स नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्म है जो कोई चीज़ इन्फोर्स नहीं कर सकता है, ना ही ये कोई चीज़ है वो आपके ऊपर लागू कर सकता है, ना ये सिर्फ आपको मशवरे देता है, आपको एक जगह इकट्ठा करता है और कंट्रीज़ का इसका मतलब डिसीजन देता है। वीडियो के ख़त्म में अगर मेरी राय पूछते हैं तो G20 समिट का नाकाम होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस वक्त दुनिया जो है वो यूनिपोलरिज्म से शिफ्ट होकर मल्टीपोलरिज्म के अंदर शामिल हो गई है, और चाइना किसी तरह भी रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा। और इसके अलावा दुनिया इस वक्त इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना जो है वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, और वेस्ट बिल्कुल नाकाम हो चुका है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये बात मनवाने के लिए कि वो किसी तरीके से उनकी मीटिंग करें। इवन अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ब्रिक्स कंट्रीज़ इस वक्त अपने आप को ज़्यादा जॉइंट देख रही हैं, अपने आप को ज़्यादा कंबाइन दे रही हैं, और वेस्ट से एक उन्होंने फासला जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। और G20 समिट के अंदर भी ये हमें ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाती है।